नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है रोशन सर के द्वारा। आप देखेंगे तो आपका थर्ड एडिशन का है। डेली आपको हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं बिहार एसआई का। दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का जो आपका क्वेश्चन निकाला गया है सेट के माध्यम से, इसमें डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। और इसमें देखिए आपका 25 प्रैक्टिस सेट है, आप सभी को बता दें। और आज की जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 10 होने वाला है। इसके पहले का जो है हमने 9 सेट अपलोड किया है। और यहाँ पर देखिए अध्ययन सामग्री भी करके दिया गया है, तो इसको जो है हम एक अलग अलग तरीके से मास्टर वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे आपका सेट समाप्त होता है तो अध्ययन सामग्री का भी हम एक अलग से मास्टर वीडियो लेके आएंगे हर एक वीडियो में, ताकि आप अलग अलग तरीके से आप इसको देख पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कंटेंट में आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका सेट नंबर 10 आपका होने वाला है। ये आपका 15 अप्रैल 2018 का ये आपका पेपर हुआ है। और दोस्तों इसमें भी आपको क्वेश्चन डिस्कशन अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यही आपका पेपर है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, बोला कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान है ना, पहला मुसलमान कौन था? पहला मुसलमान कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, मोहम्मद बिन कासिम। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध का जो है शासक आपका दाहिर था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण की बात करते हैं तो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो है आपका 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात में हुआ था। यहाँ के शासक जो है भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सुल्तान काल का वह दोस्तों सल्तनत काल का, माफ कीजिएगा, सल्तनत काल का। चलिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बोला कि भारत का आक्रमण है ना, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। बी सही होगा। देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी के दूसरा आक्रमण की बात करते हैं तो 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात में हुआ। यहाँ का शासक जो है भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम जो है दौलताबाद रखा था। बाबर मुगल वंश का जो है संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। देखिए महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात है ना, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई थी। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि जो है प्रदान किया था। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज नवजीवन यंग इंडिया जो है ये गांधी जी के द्वारा जो है लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण की बात करते हैं तो 1025 ईस्वी में हुआ था, जो कि सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र में है। इस मंदिर को लूट में जो से करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति जो है हाथ लगी थी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ की रक्षा में सहायक करने के कारण जो है अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था।
गुलाम वंश की स्थापना की बात करते हैं तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल जो है 1206 से 10 ने किया था, वह गौरी का गुलाम था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो आपका कौन है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ह्वेनसांग हो जाएगा। आंसर आपका ह्वेनसांग। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है। इसने जो है हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीतिक एवं भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन किया है। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इत्सिंग की बात करते हैं तो यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन भी किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, SC बोस हो जाएगा। देखिए कुछ नारे दिया गया है और कुछ नाम है, जैसे पूर्ण स्वराज आराम हराम है, तो यह है जवाहरलाल नेहरू का है। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी का है। मेरे सिर पर लाठी एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की किल साबित होगा, तो यह लाला लाजपत राय का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह है सुभाष चंद्र बोस का है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल दोस्तों हम कहते हैं सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। लक्ष्मीबाई मतलब जो राज्यपाल बनी थी, मतलब यहाँ पर जो राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की बनी थी, है ना। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। सुजाता कृपलानी की बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश की थी। तो एक देखिए आपके राज्यपाल थी और एक आपका मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, दोनों का नाम याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। मगध की आरंभिक राजधानी जो है आपको गिरिब्रज जो कि राजगृह थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में कल्हड़ ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कश्मीर का, डी जो है सही होगा। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णन है जो महाभारत काल से आरंभ हुआ है। मगध के सबसे प्राचीन पुराणों के अनुसार देखा है तो वंश जो है बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, है ना। और कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था। कौशल प्राचीन भारत के 16वें यानी 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रथम राजधानी जो है अयोध्या और दूसरी जो है आपका श्रावस्ती थी। अगला है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था कब? तो दोस्तों भारत में हुआ था 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुआ था, है ना। बाबर जो है इसमें विजय हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुई, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध की बात करते हैं तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें जो है बाबर विजय हुआ था। तो जितना भी युद्ध बाबर किया था अधिकतम देखेंगे तो विजय ही हुआ था। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये आपको हो जाएगा 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुल 10 गुरु यहाँ पे देखिए। गुरु नानक की बात करते हैं, पहले गुरु हुए हैं जो कि 1669 से लेकर के 1539 सिख धर्म के प्रवक्ता है या फिर प्रवर्तक हैं। गुरु अंगद
1539 से लेकर के 1552 गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। गुरु अमरदास की बात करते हैं तो 1552 से लेकर के 1574 गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया है गुरु अमरदास के द्वारा। और गुरु रामदास की बात करते हैं तो 1574 से लेकर के 81 अमृतसर के संस्थापक। गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर के 1606 जो कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से लेकर के 1645 अकाल तख्त की स्थापना किया गया था इनके द्वारा। गुरु हर राय 1645 से लेकर के 1661 जो कि उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था इनके द्वारा। गुरु हरकिशन की बात करते हैं तो 1661 से लेकर के 1664 जो कि अल्पवयस्क व्यवस्था में मृत्यु इनका हो गया था चेचक की वजह से। गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर के 1675 औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुख्य विरोध किया एवं मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध लड़ा। 1675 ईस्वी में जो है उसे औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर के 1708 अंतिम गुरु थे, ये 10वें गुरु हैं। ठीक है, अगला है कनिष्क के राजा थे कौन। अगर हम कनिष्क के राजा की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आपके यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे यानी कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, तो ये आप याद रखिएगा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया जो उसके राज्यारोहण की तिथि शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन यानी कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल जो कि 750 ईस्वी था। इस वंश की जो राजधानी आपका मुंगेर थी। कहाँ पर? मुंगेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर शरीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, अजमेर शरीफ। दोस्तों बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये रहा आपको व्हाट्सअप नंबर 86546533। आप इसे जो है बिहार एसआई लेकर के मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। डिस्कशन पढ़ते हैं इसका। देखिए अजमेर हिंदू एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अहमद अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। उनका मुख्य केंद्र की बात करते हैं तो अजमेर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद हिंदू के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि जो है प्रदान किया था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। फतेहपुर सीकरी, देखिए फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 ईस्वी में बसाया था। बिहार शरीफ, बिहार यानी भारत के बिहार राज्य में स्थित नगर है। बिहार शरीफ का पुराना नाम देखेंगे तो आपका उदंतपुरी, जिसे जो है उदंतपुरी भी कहा जाता है। आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है, एक नगर है। 1504 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगर बात करते हैं शाहजहां ने, तो शाहजहां ने आगरा उत्तर प्रदेश में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला है अशोक महान पुत्र थे किसके? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अशोक जो है 269 ईस्वी में पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती यानी उज्जैन का राज्यपाल था। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। पुराणों में अशोक जो है अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी दाएं से बाएं लिखा जाता है।
अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में किया गया है। चलिए अगला हमारा है अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। बिंबिसार की बात करते हैं तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर जो है 544 ईस्वी ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बैठा था। बौद्ध धर्म है ना, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्राथमिक प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं, तो ये आपको हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में प्रमुख उष्ण जलकुंड दिया गया, जैसे राजगीर की बात करते हैं तो सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदूम कुंड। सप्तधरवा कुंड। मुंगेर की बात कर लेते हैं तो देखिए लक्ष्मण कुंड मुंगेर का सबसे गर्म कुंड है जो कि 62 डिग्री सेल्सियस। लक्ष्मीश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, पंचेसर कुंड और इसके बाद भीम कुंड, ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड और भरारी कुंड। गया की बात करते हैं तो अग्निकुंड आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो आप सभी को पता है दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा भी किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक एवं कांस्यकालीन था। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो जो पहली पंक्ति है दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल की बात करते हैं तो गेहूं और जौ है। क्या है? गेहूं और जौ। सैंथोवासी मिठास के लिए जो है शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। वैदिक उत्तर वैदिक काल में प्रचलित देवता, जैसे इंद्र की बात करते हैं तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। वरुण की बात करते हैं तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। विष्णु जो है विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। अग्नि की बात करते हैं तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। घौ की बात करते हैं तो आकाश का देवता जो कि सबसे प्राचीन, और जो सोम है वनस्पति का देवता है। और उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। और अश्विन की बात करते हैं तो विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण जो है पशुओं का देवता। मरुद जो है आपका आंधी तूफान का देवता। अगला है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो यह आपको हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। पाटलिपुत्र देखिए उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। इसने जो है गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा अपनी राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित भी किया था। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल बोधि वृक्ष यानी गया से संबंधित आपका है, बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद इस दिन से वे तथागत हो गए तथा बुद्ध के नाम से वो जाने गए थे वो बुद्ध। ठीक है। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल, तो ये आपका 1902 से लेकर के 79 हो जाएगा। देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है सारण जिले के सिताब दिया नामक स्थान पर 11 अक्टूबर
1902 को हुआ था। उनके पिता का नाम जो है हर्षु दयाल तथा माता का नाम जो है फलरानी देवी था। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का जो है देहांत हो गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। इन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ है? तो देखिए 1761 में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, 1761। पानीपत का पहला लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, 14 जनवरी 1761 हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण जो है बालाजी की मृत्यु जो है 1761 में हो गया। अगला हमारा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो शायद मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। इसे परिभ्रमण दैनिक गति भी कहते हैं। इसके कारण जो है दिन व रात की घटना होती है। परिक्रमण या फिर वार्षिक गति, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आकार में बनावट की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी शुक्र के समान ही है। जल की उपस्थिति के कारण जो है इसे नीला ग्रह कहते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी जो है आपका नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य जो ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है वो आपका कौन सा है? तो आपका बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बुध यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा जो है सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है। शुक्र यह पृथ्वी का भग्नी ग्रह है ना। यहाँ पर देखेंगे तो पहले यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी का जो है भग्नी ग्रह कहते हैं। इसका घनत्व जो है आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में देखेंगे तो पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है। 255 दिन लगाता है। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग जो है लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह जैसे फोबोस और डीमोस हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे जो है 687 दिन लगते हैं। वरुण, इसकी खोज जो है आपका 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने किया था। यह हरे रंग का ग्रह यानी देखा है तो यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। सूर्य की परिक्रमा करने में जो है आपका 164.8 वर्ष लगता है। अगला है जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित होता है वो आपका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। अब इसको कुछ हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान समय में कुओं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जैसे साधन है। यहाँ पर सिंचाई भाग कुआं नलकूप की बात करते हैं तो 55.9,
नहर जो है आपका 31.4, तालाब जो है आपका 6.1, अन्य स्रोत की बात करते हैं तो 6.6। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन की बात करते हैं नहर है, जैसे पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा, बी जो है सही है। इसकी जो लंबाई दोस्तों आप देखेंगे तो मतलब भारत के सुदूर पूर्व से जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो म्यांमार 1643 किलोमीटर हो जाएगा। उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम, जबकि ग्रीनविच पर देखेंगे तो 4 बजे शाम है, तो आपका 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी स्थान का कोणीय दूरी जो प्रधान या मोतर के पूरब या पश्चिम में होता है उसे देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब यदि ग्रीनविच पर 4 बजे हैं तो वह स्थान जहां 6 बजे हैं, इसका देशांतर ज्ञात करने के लिए समय के अंतर यानी मिनट में को 4 भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर 120 मिनट 4 यहाँ पर रखें तो 30 डिग्री देशांतर आपका हो जाएगा, 30 डिग्री देशांतर आपका हो जाएगा। क्योंकि समय आगे है अतः यह जो है 30 डिग्री पूर्व देशांतर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सिंदरी हो जाएगा। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही चित्रंदन, लोकोमोटिव, सिंदरी, उर्वरक कारखाना, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री आदि भी इसी योजना काल के दौरान जो है स्थापित किए गए हैं। गारो जनजाति है तो ये आपका मेघालय की गारो जनजाति है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 का संबंध अनुसूचित जनजातियों से है। इसकी अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इनमें वे जनजाति संप्रदाय या फिर जनजाति और जनजातीय समुदायों के समूह या फिर वर्ग शामिल होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जो है घोषित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए असम दिया गया है तो आपका लुसाई, बोरो, राभा, कोछारी, बोडो, कार्बो होगा। मणिपुर आपका हो जाएगा कुकी, उसके बाद तंगखुल, थाडो, नागा, मैटी या फिर मैठी। मेघालय की बात करते हैं तो गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और भोई है। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजो, लाखर, पावो और चकमा हो जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितना है तो आपका 2900 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इस नदी तंत्र का मात्र जो है 20% पानी भारत द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो भारत पाक सिंधु जल समझौता 1960 के तहत ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, जो सिंधु नदी की लंबाई के लगभग बराबर ही है। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया है, शुक्र को कहते हैं भोर का तारा। देखिए इसे जो है पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं, भगिनी, और यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करते हैं तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह जो है गैनीमीड यानी पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता जैसे इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकार वाली कुंडली। वलय की संख्या आपका 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है कितना है तो ये आपका 250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। यह एक अस्थायी संस्था है ना, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250 यानी 250 निर्धारित है, जिसमें 238 सदस्य जो है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा 12
सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के क्लॉज 3 के द्वारा, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 229 राज्य से, 4 संघ राज्य क्षेत्र से तथा 12 जो है मनोनीत सदस्य हो जाएंगे। इसके सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 के तहत। चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, दादर व नगर हवेली, दमन एवं दीव, है ना, दमन, दीव एवं लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वो आपके होते हैं। तो लोकसभा ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक जो है रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक रहा है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है जी मौलंकर एवं उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अनंत शयन अयंगर थे। नोट, न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। लोकसभा की सीटों की जो लोकसभा की सीटों का 10%। वर्तमान 17वीं लोकसभा जो है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधान सभाओं के ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 के क्लॉज 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से जो है अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है या फिर किया गया है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद जहां पर द्विसदनीय विधायिका सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आगे हमारा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इसमें विधानसभाओं के सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जो है अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया, जैसे शपथ या फिर त्यागपत्र। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश शपथ, और जो त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो शपथ जो आपका राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति को जो है मतलब दोनों को देता है शपथ या फिर राष्ट्रपति। जैसे उपराष्ट्रपति जो है शपथ राष्ट्रपति को दिलाता है, राष्ट्रपति खुद दिलवाता है उसको,
और जो उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना होता है तो राष्ट्रपति को ही देगा। राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र देता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति दिलाता है उसको शपथ और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र भी देता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही देखेंगे तो त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं होता है और उपाध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को जो है ये अपना त्यागपत्र देता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक रूप है ना, प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? इसका आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, यानी चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान करता है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है या फिर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता, देखिए वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूरी होनी चाहिए। जैसे यदि वह लोकसभा व विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। तब यदि कोई दल लोकसभा में 2% सीट पर जीतता है और उसके सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुनाते हैं। तब यदि कोई दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त होता है। तब पंचायती राज लागू किया जाता है या फिर किया गया है तो 1959 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। पंचायती राज का शुभारंभ जो है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था तथा दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। पंचायतों को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो इसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 कड़, यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए जो है निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 243 का च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित इसके द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से ड तक है। कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूचित जो है अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। नोट, वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्रशासित प्रदेश में जो है लागू है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उपचुनाव कराया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, कभी भी हो सकता है। देखिए संसद तथा राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाता है। तो आप सबको याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो ये पार्लियामेंट के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसके विधानसभाओं के सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति होता है अनुच्छेद 64 के द्वारा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इससे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में जो है निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक थे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 14वें 11 अगस्त 2022 से हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है अंतिम होता है अनुच्छेद 71 के द्वारा। राज्यसभा उच्च सदन के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। राज्यपाल की संरचना जो है अनुच्छेद 80। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, जिसका सभापतित्व बनने के लिए अध्यक्ष होता है। और लोकसभा की संरचना की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुनती है अनुच्छेद 93 के द्वारा। मंत्रिमंडल मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला है कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का जो है निर्माण होता है। मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठन 1976 सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत जो है रखा गया है। नागरिकों के लिए जो है 11 मौलिक कर्तव्य निम्न है, जैसे पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्य रखे। देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में लिखा गया है समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखे। व्यक्तित्व एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष की बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। 86वां संविधान संशोधन 2002 आपका होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है संघ का, तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति के पद जो है सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रधानमंत्री, देखिए अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है नियुक्ति करेगा। आगे देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है। राज्यपाल, संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह दोहरी भूमिका निभाता है, राज्य के प्रमुख के रूप में, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।
अगला है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो इसका आंसर जो है आपका सी होगा, 30 होता है। देखिए संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया है। अनुच्छेद 142(1) के अनुसार प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु इसी अनुच्छेद में संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। 1956 ईस्वी में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित किया। 1960 ईस्वी में 13, 1978 में 17 और 1986 में 25 और 2019 में देखेंगे तो 33 होगा। 2009 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है 26 से बढ़ाकर जो है दोस्तों 21 कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। वारेन हेस्टिंग 1774 से लेकर के 85 यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कार्नवालिस, देखिए लॉर्ड कार्नवालिस की बात करते हैं तो 1786 से 93 इसे भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। इसने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं 1757 से 60, फिर 1765 से 67 होगा। क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर बना। अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में जो है इलाहाबाद की संधि भी हुआ। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन जो है दोस्तों लागू किया गया था। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर जो है बना रह सकता है। उसकी नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं किया गया है। न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर उसे अपने जो है हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो है अपना त्यागपत्र या फिर त्याग सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है: यदि वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे, यदि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दे या उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दे, यदि उस पर संसद के दोनों सदन सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर पद से हटा दे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश में केरल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय हैं। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा है ना, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए योजना आयोग 1946 में गठित केस नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पद में अध्यक्ष होते थे। इस आयोग का एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्वकालिक तथा 3 अंशकालीन सदस्य होते थे। इस आयोग के प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः गुलजारी लाल नंदा और मानटेक सिंह अहुलवालिया थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसे ISI यह कोलकाता में स्थित एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है। वित्त मंत्रालय यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं।
भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में हर साल औसतन लगभग 8200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का लगभग 1/3 है। जम्मू कश्मीर भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो जम्मू कश्मीर है। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है जूट के मामले में। अगला कि भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करता है, तो आयकर से, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा। देखिए माल और सेवा कर यानी जीएसटी 17%, निगम कर जो है आपका 15%, आयकर जो है 15%, केंद्रीय उत्पाद कर दोस्तों बात करेंगे 60%, सीमा शुल्क कर जो है आपका 4%, कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान है, जिसे सरकार सभी के सामान्य हितों के लिए व्यय करती है। कर दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, यानी वैसा कर जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर वे लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष करदाता इसके भार को दूसरे पर नहीं डाल सकता। अप्रत्यक्ष कर वैसा कर जिसका करापात एवं कराधात दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगला है कि आबकारी कर, यह जो है केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। आयकर अनुच्छेद 270 के अनुसार वह कर जो केंद्र द्वारा लगाए गए एकत्रित किए जाते हैं, परंतु जिनसे प्राप्त राजस्व संघ एवं राज्यों में बांट लिया जाता है, यह केंद्र सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर यह केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर होता है। केंद्रीय बिक्री कर यह एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है, जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य सरकार ही ले ली जाती है। इसकी शुरुआत 1% की अत्यंत की अल्प दर से 1982 में शुरू किया गया था। बिक्री कर या व्यापार कर यह एक राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। कुछ समिति और कार्य दिया गया, जैसे राजा सलाह समिति जो है कर सुधार, और वाचु समिति जो है प्रत्यक्ष कर, एल के झा समिति अप्रत्यक्ष, रेखीय समिति अप्रत्यक्ष, पार्थ सारथी समिति कर नीति, वाई बिरेड्डी समिति जो है आयकर छूटों की समीक्षा, भूरेलाल समिति जो है मोटर वाहन करों में वृद्धि, केलकर समिति सेकेंड प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारोबार। उसके बाद क्या दिया गया है, रंगराजन समिति सेकेंड पेट्रोलियम उत्पादन पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। नोट देखिए सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के पास होता है। नाबार्ड का नाम पूछ रहा है, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाबार्ड कृषि सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी खराब है, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, कुछ पेज में गड़बड़ी हो सकता है, बाकी सब आपको सही है। देखिए भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया गया है। जैसे राज्य सहकारी बैंक, यह राज्य शीर्ष संस्था होती है। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, यह जिला स्तर पर होता है। प्राथमिक ऋण समितियां, यह ग्राम स्तर पर होता है। किसानों को अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्राथमिक सहकारी समितियों से प्राप्त होती है। किसानों को दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा जो है किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला शीर्षस्थ संस्था है। इसका मुख्यालय जो आपका मुंबई में है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान नाबार्ड एग्जिम बैंक 1982 की स्थापना 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया है। ट्राइफेड भारत सरकार ने 1987 ईस्वी में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों को
शोषण से बचाना तथा उनके लघु वन उत्पादों के लिए उपयुक्त मेहनताना प्रदान करना। नाफेड राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को स्थापना कृषि उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र में किया गया है। अगला है बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये आपको हो जाएगा विटामिन B1 हो जाएगा, बी सही उत्तर होगा। स्रोत की बात करते हैं, जैसे इसका रासायनिक जो है आपका नाम थाइमिन है। स्रोत मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन ए रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रेटिनॉल होगा। कमी से होने वाले रोग जैसे रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, यूरोपथेल्मिया। स्रोत की बात करते हैं दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली का यकृत तेल। विटामिन सी रासायनिक नाम की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से होने वाला रोग जो है आपका स्कर्वी, मसूड़े में खून आना। स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज आपका होगा। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। यानी वस्तु पानी की डुबाई जाती है, इसके भार में कमी जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है या फिर डुबाई जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। अनुप्रयोग, यह सिद्धांत जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्ध मापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे जो है सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर, देखिए जो द्रव्यों को घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं उस सिद्धांत पर आधारित है। अपेक्षित घनत्व, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है, अर्थात क्योंकि अपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, तो ये आपको हो जाएगा आर्किड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए आर्किड ऐसी आवृत्ति बीजी पौधा है जो दूसरे पौधों पर उग जाते हैं परंतु ये उसे भोजन नहीं लेते हैं। इन्हें जो है ऊपरी रोही कहा जाता है। आर्किड को उसके जीवन के पराक्रम को आधार कर 3 प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है, जैसे एपिफाइटिस होगा, स्थनीय होगा, उसके बाद माइको हेट्रोटिफिक होगा। आर्किड, देखिए आर्किड प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या जो है अरुणाचल प्रदेश में है। साइकस के बीजांड एवं नरयुग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म की उपमा दी जाती है। साइकस के तीनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। साइकस के बीज अंडमान द्वीप जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं। साइकस को सागो पाम कहा जाता है। साइकस ताड़ जैसे मरुदीभीत पौधा है जिसका तना जो है लंबा मोटा तथा अशाखित होता है। शैवाल युक्त तो साइकस की जड़ को कोलेराइड जड़ कहते हैं। साइकस की पत्तियों से जो है रस्सी तथा झाड़ू बनाई जाती है। बात करें केसुरिना, एक पर्णपाती पेड़ है जो खुले तटीय पर्यावास पर होता है जिसमें जो है रेतीले समुद्र तट, चट्टानी तट और रेत के टीले शामिल हैं। नोट, सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र जो है ओफियोग्लोसम नामक फर्म में होता है। चीड़ के पेड़ में तारपीन का तेल, देवदार के पेड़ में सैंड्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी में मेडकास्ट तेल प्राप्त किया जाता है। कोनिफर में मुलायम रेशेदार काष्ठ के लुगदी बनाकर फिर कागज बनाया जाता है। टेनिन का उपयोग जो है चमड़ा एवं स्याही बनाने में होता है। अगला है कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय
तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। देखिए स्टीफन हॉकिंस ऐसे भौतिक शास्त्री हैं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। खाने का सोडा, आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। व्यापारिक नाम जो है आपका बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखिए खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का उपयोग जो है अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारण क्षारीय लवण है। बेकिंग पाउडर का उपयोग स्वादिष्ट पकौड़ा बनाने में, पावरोटी बनाने में, खमीर या स्पंजी खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा एक प्रकार का एंटा एसिड का एक संगठक है। यह क्षारीय होने के कारण जो है पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा यह विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। NaHCO3 अम्लों को उदासीन कर CO2 गैस निकलती है। इनो लवण सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, याद रखिएगा। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड के एल्यूमिनियम मिश्रण का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा CaSO4 1/2HO2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। देखिए इस समीकरण में जल का केवल आधा अम्ल क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने के लिए भी दोस्तों किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र जो है CaO, इसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या फिर जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 और 2H2O का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में, अमोनिया सल्फेट में स्वाद के रूप में आदि अम्लीय भूमि को क्षारीय बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। अगला है परमाणु के नाभिक में डैश होता है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है कैथोड किरण नलिका के प्रयोग द्वारा सर जे थॉमसन ने किया था। कैथोड किरण जो है नलिका से यह स्पष्ट हुआ कि कुछ कण ऋणावेशित कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलते हैं। इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन पर देखेंगे तो आपका 1.6022 गुणे 10 के पावर -19 से आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना आपका दिया गया है। अब आते हैं प्रोटॉन पर। प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय है रदरफोर्ड को दिया जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जो है गोल्डस्टीन ने यह सुझाव दिया कि परमाणु विद्युत उदासीन है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की ही बराबर आवेश वाला एक अन्य धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना दिया गया है। अब आते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के बौछार द्वारा किया। न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होती है। अगला है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपको हो जाएगा रेटिना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सही होगा। रेटिना देखिए रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एवं पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की ही फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। कार्निया आँख
बाहर से कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, जिसे कार्निया कहते हैं। नेत्रदान में कार्निया ही दान दिया जाता है या फिर दान जो है किया जाता है। आइरिस, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे जो है आइरिस कहते हैं। आँख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। आइरिस का कार्य जो है आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस जो है उत्तल होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो यह आपको हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम यह एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील सफ़ेद व मुलायम धातु है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यौगिकों के रूप में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट आदि के रूप में दोस्तों जाना जाता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक जो है आपका 12 है। यह मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट व मैग्नीशियम क्लोराइड के यौगिकों के रूप में दोस्तों जाना जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी सोडियम क्लोराइड की तरह जो है मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। अगला कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है। फास्फोरस के सबसे अधिक मात्रा में एपेटाइट में पाई जाती है। इसके साधारण देखेंगे तो प्लूओर एपेटाइट, क्लूए एपेटाइट, फास्फोराइट। प्रचुरता की दृष्टि से फास्फोरस भूपर्पटी में 1120 ppm है ना, ppm पाया जाता है। फास्फोरस करीब सभी जैव पदार्थों तथा फास्फोरस चक्र में उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा फास्फोरस जीवित कोशिका में भी पाए जाते हैं। फास्फोरस का उपयोग श्वेत फास्फोरस औषधि निर्माण में, फास्फेटी उर्वरक के रूप में, कार्बोनिक फास्फोरस यौगिक के निर्माण में, तात्विक फास्फोरस जल उद्योग में, फास्फोरस को हड्डी की राख या फास्फोराइट से प्राप्त किया जाता है। फास्फोरस के अवरूप लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में, श्वेत फास्फोरस जो है चूहा मारने में, कार्बनिक फास्फोरस जो है आपका पीड़कनाशी में। अगला है कि 72 किलोमीटर प्रति आवर का वेग अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा द्रव्यमान। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम होता है। आयतन का एसआई मात्रक जो है आपका घन मीटर होता है। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v में v से चल रही है तो उसे जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गति की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। उदाहरण जैसे बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी एवं गिरता हुआ नारियल आदि। कौन सा अंग जो है पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा लीवर। हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हानिकारक विषाक्त पदार्थ अविषाक्त पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। अमाशय से निकलने वाले जठरस में एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एवं रेनिन। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो एक साथ अंतःस्रावी नलिकाहीन यानी और बहिस्रावी नलिका मुक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव्य होता है, जिसका पीएच मान जो है 7.5 से लेकर के 8.3 होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ यानी तथा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे जो है पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। वृक्क यानी किडनी प्रमुख कार्य रक्त को प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुप्रयोगों पदार्थों को जल के
कुछ है ना जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें बनने वाले पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अगला है कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। आंसर होगा स्वीट पोटैटो। इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो आपका इपोमोया वातातास होगा। यह जो है आपका कानवालू लेसी है ना, कानवालू लेसी है। यह कुल बात करेंगे कुल एक वर्षीय पौधा है और अनुकूल परिस्थिति में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। आलू सोलनेसी कुल का पौधा होता है। भूमिगत तना और उदाहरण, जैसे कंद की बात करते हैं तो आलू, घन कंद की बात करते हैं तो बंडा, केसर और जीमिक कंद अरबी। प्रकंद जो है आपका हल्दी अदरक, सल्क कंद जो है आपका प्याज लहसुन लीली होगा, है ना, लीली होगा। अर्धवायवीय तना, जब तने का कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर वायु में पाया जाता है तब इस प्रकार के तने को अर्धवायवीय तना कहते हैं। जैसे दूब घास और मर्सिलिया, गुलदाउदी, जलकुंभी, पिपरमिंट आदि। वायवीय तना, जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होता है तो ऐसे तने को वायवीय तना कहते हैं। इस प्रकार के तने में शाखाएं, पत्तियां, पर्व संधियां, फल फूल सभी पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करते हैं गुलाब, अंगूर, नागफनी, कोकोलवा, ये सब आपको देखने को मिलता है। आते हैं 61 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व जो है आपका नहीं प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहा। देखिए विद्युत अपघटन विद्युत सेल के साथ साथ विलयन में निहित आयन से संबंधित अभिक्रियाओं के अध्ययन को विद्युत रसायन कहा जाता है। विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बहुत से धातुओं को शुद्ध किया जाता है या गहनों पर लेपन किया जाता है। यहाँ तक कि धातुओं का संक्षारण भी एक विद्युत आपका रासायनिक प्रक्रम है। मोटर चालकत्व, ये एक मोटर विद्युत अपघटय वाला विलयन जो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर दूरी पर स्थित दो पर्याप्त विद्युतों दो के बीच जो है रखा गया हो के द्वारा जो है प्रदत्त चालकत्व को जो है मोलर चालकत्व कहलाता है या फिर कहा जाता है। ऐसे विद्युत अपघटय जिनके विलयन अथवा द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूपेण आयनों में विच्छेदित हो जाता है, उसे जो है देखेंगे तो प्रबल अपघटय कहलाते हैं। किसी विद्युत अपघटय की अनंत तुलना पर मोलर चालकत्व उसके धनायन एवं ऋणायन की मोलर चालकत्वों के योग के बराबर होता है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा जो है निष्कर्षित किया जाता है। थोड़ा सा लगातार जब मास्टर वीडियो बनता है तो बोलते बोलते जो है बाय मिस्टेक होता है, तो उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, बट आगे आपको जो है कोशिश करेंगे कि सही तरीके से पढ़ करके आपको आंसर बताया जाए। किस यौगिक का अणु जो है सनहती 40 है? तो इसका आंसर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.022 × 10 के पावर 23 यानी 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए मोल है ना, मोल धारणा, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितने शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। मोल इकाई का मान, मोल का मान देखेंगे तो 6.022 × 10 के पावर 23 के कार्बन के 12 ग्राम या मोल में 6.022 × 10 के पावर 23 परमाणु है। 6.022 × 10 के पावर 23 को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रत्येक सन बात करेंगे तो 1967 ईस्वी में मोल के इकाई के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। पेसमेकर संबंधित है किससे? तो ये आपका है हृदय से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए हृदय, यह जो हृदयावरण नामक के थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय की मांसपेशियों की रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी
धमनी कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब देखेंगे तो 120/80 mmHg होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम जो है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। हालांकि थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम से बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन की बात करते हैं 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों यानी ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं है ना, प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। अगला कि थैलेमस के कार्य एवं दर्द ठंडा तथा गर्म पहुंचाने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य, देखिए यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियन है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। यह भूख प्यास ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण, प्यार घृणा के आदि केंद्र होते हैं। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण होते हैं या फिर नियंत्रण में से हैं। सेरिबेलम के कार्य, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से जो है संवेदनाएं ग्रहण करता है। ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। फेफड़ा की बात करते हैं तो फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मामले जैसे जिसमें देखेंगे तो वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन जो है फेफड़ों के द्वारा ही होता है। वृक्क मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एवं जोड़ा वृक्क है। इसका वजन की बात करते हैं तो 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग जो है आपका एक यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना रहता है, जिसे जो है नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्लानिनुमा रचना होती है, उसे बुमेन संपुट कहते हैं। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तात्विक ऑक्सीजन द्विपार्णविक है ना, द्विपरमाण्विक तथा त्रिपरमाण्विक दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। त्रिपरमाण्विक अवस्था को ओजोन यानी O3 कहा जाता है। वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह मानव त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से O2 अणुओं से ओजोन बनाती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण जो है ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। अगला है कि ऊपरी समताप मंडल में ओजोन O2 की प्रचुर मात्रा होती है, जो यूवी विकिरण से जीवों को बचाती है। समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण जो है ओजोन की इस परत में अवक्षय हो जा रहा है। इस अवक्षय के मुख्य कार्य जैसे क्लोरोफ्लोरोबो यौगिक यानी CFC का उत्सर्जन, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रियोन भी कहते हैं। यह यौगिक अक्रिय है ना, अक्रिय ज्वलनशील विषहीन कार्बनिक अणु है। इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, प्लास्टिक फोम के निर्माण में, एक कंप्यूटर उद्योग में होता है। क्लोरीन मूलक लगातार पुनर्योजित होते रहते हैं एवं ओजोन को विखंडित करते हैं। इस प्रकार देखेंगे तो CFC समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों की उत्पन्न करने वाले ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले परिवहनीय कारक हैं।
ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायी होता है। गर्मी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परमाणुओं एवं क्लोरीन परमाणुओं से अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन क्षय को काफ़ी हद तक रोक सकता है। सर्दी के मौसम में विशेष प्रकार के बादल, जिन्हें ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल के रूप में जानते हैं, अंटार्कटिक के ऊपर बनते हैं। ये बादल एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं जिस पर बना हुआ क्लोरीन नाइट्रेट जलयोजित होकर हाइपोक्लोरोस अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन क्लोराइड से भी अभिक्रिया करके यह जो है आणविक क्लोरीन देता है। बसंत में अंटार्कटिक पर जब सूर्य का प्रभाव लौटता है तब सूर्य की गर्मी बादलों को विखंडित कर देती है। उत्पन्न क्लोरीन मूलक ओजोन क्षय के लिए श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। इस क्लोरीन यानी Cl सैकड़ों ओजोन अणुओं को विखंडित करते हैं। ओजोन परत के क्षय का प्रभाव, पराबैंगनी विकिरणों से त्वचा यानी जीर्ण, मोतियाबिंद, सनबर्न, त्वचा कैंसर, कई यहाँ पे पद्मलवकों की नष्ट हो जाना, कई जलीय वनस्पतियों का नष्ट होना एक कारक बनता है। अगला हमारा है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है, तो ये आपको हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक जो है जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा एवं गुलेल में खींचे हुए रबर पट्टी की स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल पत्थर फेंकने में किया जाता है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का जो है व्यंजक है, याद रखिएगा। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या डैश है, तो आंसर आपका त्रिगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए एंजियोस्पर्म में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली रचना भ्रूण पोषण त्रिगुणित होता है, क्योंकि ये 3x भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है। जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मोद्भिद भ्रूणपोष के समान व्यवहार करता है, अतः इसमें एक अगुणित होता है। निषेचन से युग्मनज है ना, युग्मनज की उत्पत्ति होती है। युग्मनज के परिवर्धन से भ्रूण का निर्माण होता है। द्विनिषेचन की खोज जो है नवासिन ने किया था। किसने किया था? नवासिन ने। अनिषेचन जनन, बिना निषेचन के अंडाशय की वृद्धि कर फल का निर्माण होना अनिषेचन लिखा गया है अनिषेक जनन कहलाता है। इस फल में निषेचन के अभाव में भ्रूण तथा भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है, जिससे फल में बीज नहीं होते हैं। अंडाशय से विकसित फल सत्य फल कहलाता है। जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त फूल के किसी अन्य भाग से होता है उसे जो है असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, काजू, कूट फल, आम, बैर, नारियल, सुपारी, ये सब जो है अष्टील फल हैं। टमाटर, अमरूद, मिर्च, अंगूर, केला, ये सब जो है वेरीफल हैं। सेब, नाशपाती, फोम फल, ये सब आपको देखने को मिलता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित होता है, तो ये होता है न्यूक्लियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए न्यूक्लियस एक ठोस गोलाकार आकार की संरचना है जो नाभिक के अंदर पाई जाती है। ये राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन विज्ञान को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया है कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार से दिया गया है।
देखिए सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। विभवांतर मापा जाता है किससे, तो वोल्टमीटर से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए वोल्टमीटर में प्रतिरोधक ऐसा होता है कि परिपथ में गुजरने वाली धारा का बहुत छोटा भाग इससे होकर प्रवाहित होता है, अतः परिपथ की धारा पर इसका प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है। स्केल पर प्राप्त सूचक का विक्षेप धारा के समानुपाती होता है, परंतु धारा यंत्र के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। वोल्टमीटर की प्रतीक चिन्ह ये आपका दिया गया है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में श्रेणी क्रम में संड जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में होता है। कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये आपको हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस जीव में कसाभ पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा युगलिना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। युगलिना देखिए यह तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। युगलिना युक्त तालाबों में जल के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है, क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में पर्णहरित पाया जाता है। इसके अग्र सिरे पर कोशिका मुख्य होता है। कोशिका मुख से एक धागे के समान रचना निकलती है, जिसे कसाभ कहते हैं। यही जंतु का प्रचलन अंग है। अमीबा यह एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल तथा नम भूमि पाए जाते हैं। अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कूटपाद पाए जाते हैं, जिसका उपयोग यह भोजन ग्रहण करने में करते हैं। यह एक जो है प्रोटोजोआ है जो यूकेरियोटिक, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। पैरामीशियम, यह एक प्रोटोजोआ है जिसमें सिलिका के द्वारा प्रचलन होता है। इसका आकार चप्पल की आकृति का होता है। प्लाज्मोडियम, यह एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने हेतु पोषक की जरूरत होती है। इसका प्रधान पोषक मनुष्य है। दूसरा पोषक मादा जो है एनेफ्लिज मच्छर है। मलेरिया रोग में कंपन के साथ बुखार, रक्त में आरबीसी की कमी, प्लीहा का आकार काफी बढ़ जाता है। रसोई गैस में मुख्यतः डैश होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मीथेन होता है, याद रखिएगा। देखिए पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाले प्राकृतिक गैस 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। एलपीजी सल्फर की यौगिक यानी मिथाइल मर्केप्टॉन को मिला देती है ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पति को जलाया, पचाया अथवा सड़ा जाता है तब मीथेन गैस उत्पन्न होती है। धान के खेतों, कोयले की खानों, है ना, दलदली क्षेत्रों तथा जीवाश्म ईंधन द्वारा अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। इसमें 75% तक मीथेन गैस होता है। यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसी कोई अवशिष्ट शेष नहीं बनता है। इसकी तापमान क्षमता उच्च होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। मीथेन CH4 को मार्स गैस कहते हैं। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो ये आपका आरबीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय मिलियन है। इसका pH मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन जो है 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा और रुधिराणु, है ना। प्लाज्मा यह रक्त का आजीवित तरल पदार्थ होता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.09 आपका लवण, 0.1 जो है ग्लूकोज तथा
शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य देख लेते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सीरम, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। रुधिराणु, यह रक्त का शेष 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, जैसे लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और रक्त बिंबाणु हो जाएगा। लाल रक्त कण, देखिए स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। अपवाद, ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल का निर्माण में दिखाए तो सहायक होते हैं। नोट, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो है यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल जो है 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत यानी लीवर और प्लीहा में होता है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य देख लेते हैं। जैसे शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। सोते वक्त जो है आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं लोग 4200 m की ऊंचाई पर होते हैं तो उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। नोट, थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु जो है नहीं बनते हैं। श्वेत रक्त यानी WBC, आकार और रचना में यह अमीबा के समान है। इसमें जो है केंद्रक रहता है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो अस्थि मज्जा यानी लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल जो है 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य जो है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करती है। रक्त बिंबाणु, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु जो है प्लीहा में ही होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। नोट, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रुधिर प्लाज्मा के थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन K की सहायता से होता है। विटामिन K के रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में जो है बन जाता है। रक्त के थक्का बनने के लिए जो है अनिवार्य प्रोटीन आपको जो है फाइब्रिनोजन है। कौन है? फाइब्रिनोजन है। अगला कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है तो आपको हो जाएगा संयोजकता से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका कार्य जो है क्षमता, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व का संयोजक उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था प्राप्त करता है। परमाणु भार, देखिए किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करता है तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान में कितना गुना भारी है। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सेल भित्ति हो है ना, सेल भित्ति होगा। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह आजीवित पदार्थों से बनी दृढ़ तथा रचनात्मक परत होती है जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। मुख्य कार्य की बात करते हैं, कोशिका की निश्चित आकृति प्रदान करना है, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो सर्वप्रथम अल्टमैन ने 1890 में किया था। कार्ल बेंडा ने इसे 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है और इसकी चौड़ाई जो है आपका 0.2 और से लेकर 2, लंबाई आपका 7 या फिर अधिक होती है। इसकी संख्या 50 से 50,000 प्रति कोशिका तक होती है।
यह दोहरी झिल्ली की रचना है जिसमें भीतरी झिल्ली में अंगुली जैसा उभार होता है, इसे जो है आप देखेंगे तो क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव्य पाया जाता है जिसे जो है मैट्रिक्स कहते हैं। मुख्य कार्य देखेंगे, यह कोशिकाओं श्वसन में कोशिकीय श्वसन में सहायक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यक पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए उसे ऊर्जा का शक्ति गृह या फिर ऊर्जा का भंडार गृह कहते हैं। गाल्जी का है, इनकी खोज कैमिलो गांजी ने 1898 में किया था। यह विभिन्न आकार की चपटी तथा मुड़ी हुई शैलियों का एक समूह होता है। कार्य, यह प्रोटीन के स्राव में सहायक है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गाल्जी काय द्वारा होता है। लिखा गया है एक्रोसोम के निर्माण में सहायक। गाल्जी काय की स्रावित कणिकाएं रिक्तियों में प्रवेश करती है तथा इनकी झिल्ली कोशिका झिल्ली के भीतरी झिल्ली में संगलिक हो जाती हैं, फिर एक्सोसाइटोसिस द्वारा स्रावित पदार्थ बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं, इसलिए गाल्जी काय की कोशिका यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तरकाय, इसकी खोज जो है 1888 में टी बोबेरी ने किया था कि यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय धुरा जंतु का निर्माण करता है। नोट, तरकाय निम्न पादविष्ट कवक शैवालों की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। अगला हमारा है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा, 46। अब देखिए एस्केरिस जो है आपका 2 होगा, मच्छर में 6 होगा, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में आपका 18 से 26, बिल्ली की बात करते हैं तो 38, चूहा में आपका 40 हो जाएगा। और क्या दिया गया है, गेहूं में 42 होगा, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80 और टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो 1300 से लेकर के 1600 आपका होता है। अगला कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो कहलाता है क्या, तो आपका कठोर जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए जल 2 प्रकार के होते हैं। मृदु जल, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। ध्यातव्य है कि मृदु जल पीने योग्य होता है, परंतु यदि जल में अल्प मात्रा में कठोरता विद्यमान हो तो जल पीने के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें जो है शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। कठोर जल, वह जल जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता, कठोर जल कहलाता है। इसका कारण इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों का घुला होना है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जो है उत्पन्न कठोरता अस्थायी होती है। जल को उबाल कर इसे दूर किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता, जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण घुले होते हैं तो इसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। यह कठोरता मात्र उबालने से दूर नहीं होता है। अस्थायी कठोरता को दूर करने हेतु जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करते हैं। भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। रक्त का कौन सा अवयव है ना, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिका आरबीसी का मुख्य अवयव जो है हीमोग्लोबिन। इसका प्रमुख कार्य शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। यह रक्त को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। प्लाज्मा के कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। इसमें 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन पदार्थों में उपस्थित मुख्य प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन
का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। रक्त प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन तथा कोशिका द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ के परिवहन का कार्य करते हैं। अगर शरीर के किसी अंग में किसी प्रकार की खराबी होती है या नया रासायनिक पदार्थ शरीर में उत्पन्न होता है तो वह प्लाज्मा में पहुंच जाता है, जिसकी जांच कर चिकित्सक रोग पहचान कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी होगा। कोशिका में होने वाला श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय ऑक्सी श्वसन तथा अवायवीय अनऑक्सी श्वसन। अवायवीय श्वसन, यदि कोशिका में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर एटीपी बनता है तो उसे जो है अवायवीय श्वसन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। जीवाणु तथा पौधे के कोशिका में अवायवीय श्वसन होने पर इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसके लिए कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का होना आवश्यक है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2, H2O तथा 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। आवर्त सारणी किसने जो है तैयार किया था? तो आप सभी को पता है, इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ ने दोस्तों तैयार किया था। मेंडलीफ का आवर्त नियम जो है आपका 19वीं शताब्दी के मध्य रशियन वैज्ञानिक DI मेंडलीव 1869 में तत्वों तथा उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन में से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। अगला हमारा है कि मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल कर अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, जैसे हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण जो है दोनों वर्गों में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb हो जाएगा। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है, जैसे 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ जो है सामूहिक करना। आवर्त सारणी का उत्पत्ति, देखिए डेबेरिनर है ना, डेबेरिनर द्वारा 1829 रासायनिक गुणों के आधार पर मिलते जुलते तत्वों का 3 समूहों में इकट्ठा किया और दिखलाया कि प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व की परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत है। इसे ही डेबेरिन नियंत्रण कहते हैं। इंग्लैंड का अष्टक नियम 1863, जॉन इंग्लैंड के तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के अनुसार व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्वों के गुणों में काफ़ी समानता प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संगीत में 8वीं स्वर पहले स्वर के समान होता है। ये सब देखिए आपका सारे ग म प ध नि दिया गया है। दोष यह नियम आवर्त सारणी में आगे भारी तत्वों के लिए लागू नहीं होता है। उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी में जाने पर अष्टक का क्रम बिगड़ जाता है। लोथर मेयर वक्र 1869, लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार तथा आयतन के मध्य वक्र खींचा। इस वक्र में उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्षण निकाले। समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थानों पर है। क्षार धातुएं है ना, जैसे LiNa RbCs वक्र के उच्चतम शिखर उपस्थित होते हैं। इन परिणामों के आधार पर लोथर मेयर ने आवर्ती नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के 8वें फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण है ना, गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। गुण वर्ग से ऊपर नीचे आने पर, आवर्त से बाएं जाने पर दिया गया है। जैसे परमाणु का आकार जो है बढ़ता है घटता है, विद्युत घनात्मक बढ़ती है फिर घटती है, आयतन ऊर्जा जो है घटती है बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मक जो है घटती है बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन प्रीति की बात करते हैं घटती है बढ़ती है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में
आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर के आप देखेंगे तो 7 तक के उपवर्गों को ए वर्ग में बांटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइट श्रेणी जो है कहा जाता है। अगला कि स्लेट रूपांतरिक रूप, ऑप्शन नंबर ए होगा सेल का, ये जो है सही उत्तर होगा। देखिए, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कयांत्रिक चट्टान। देखिए, आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, जैसे ग्रेनाइट की बात करते हैं तो कयांत्रिक की बात करते हैं तो नीस, साइनाइट आपका साइनाइट नीस, गैब्रो सरपेंटाइन होगा, बेसाल्ट आपका स्सिस्ट होगा, बिटुमिनस जो है आपका ग्रेफाइट होगा। कयांत्रिक चट्टान का रूपांतरण, स्लेट की बात करते हैं तो आपका फाइलाइट होगा, फाइलाइट की बात करते हैं तो सिस्ट होगा। अवसादी चट्टान का रूपांतरण, जैसे संपीड़ की बात करते हैं संपीड़ सिस्ट होगा, बलुआ पत्थर जो है आपका क्वार्टर जाइट होगा, सेल जो है आपका स्लेट होगा, चूना पत्थर आपको हो जाएगा संगमरमर और लिग्नाइट जो है आपको हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह आपको हो जाएगा बिहार के राज्यपाल। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधान सभा में बहुमत दल नेता होता है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य शासन के संवैधानिक मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा उर्दू। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी। राजकीय वृक्ष जो है पीपल। राजकीय पशु जो है आपका बैल, 2013 से पहले ऋछ था। राजकीय वृक्ष पक्षी की बात करते हैं तो गौरैया, और पहले जो है आपका नीलकंठ नक्ता था। बिहार दिवस जो है 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने संबंधित विधिवत घोषणा। बिहार की स्थापना यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 1922 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। बिहार राज्य का अन्य भाषा की बात करते हैं तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, वजिका तथा अंगिका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो ये हैं सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में बिहार के दो उप मुख्यमंत्री कार्यरत हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं। फरवरी 2017 में मनाया गया विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या है? तो आपको हो जाएगा आप है रेडियो। विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को किया है। तो ये आपको जनरल मोटर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? तो ये आपको हो जाएगा 1 रुपया, ये सही होगा। अब कुछ नोटों पर बना चित्र की बात करें, जैसे भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र। जैसे 10 की बात करते हैं तो चॉकलेट ब्राउन कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि पीछे देखेंगे तो बना होता है। 20 रुपये का जो नोट होता है हरित पीला होता है, एलोरा की गुफा। 50 रुपये का जो नोट होता है फ्लोरोसेंट ब्लू, हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपये की बात करते हैं तो लेवेंडर कलर, रानी का वाव। 200 रुपये आपको हो जाएगा ब्राइट येलो, सांची स्तूप। 500 रुपये की बात करते हैं तो लाल किला होगा। 2000 रुपये की बात करते हैं तो मंगलयान आपका होगा। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक थे। रामनाथ कोविंद भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण क्रमानुसार 10वें 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक थे। भारत है एक क्या? तो इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है कि सभी धर्म एक समान है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IBRD, विश्वव्यापी पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC तथा स्थापना जो है 1944 में IMF के द्वारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO
इसका स्थापना जो है आपका 1 जनवरी 1995 को किया गया है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ है। वर्तमान में इसके महानिदेशक जो है गंगोजी ओकोंजो है ना, ओकोंजो इलेवा नाइजीरियन में है। WHO सदस्य देशों की संख्या जो 164, 64वां सदस्य की बात करते हैं अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC। IMF के सदस्य देशों की संख्या जो 190, 90वां की बात करते हैं तो अंडोरा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है ट्रिगवेली नार्वे फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान जनवरी 17 से लेकर के अब तक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग जिससे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है तो ये आपका है दोस्तों चीन में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। देखिए बात करेंगे हम कि चीन द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़ी दूरबीन फास्ट है। हाइबर 100 मीटर एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है। यह परियोजना अंतरिक्ष से रेडियो तरंग को महसूस करने के लिए बनाई गई थी। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है तो इसका आंसर देखिए आप याद रखिएगा, आपका हो जाएगा मोआ पक्षी विलुप्त है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह न उड़ सकने वाले पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं की जलवायु इनके अनुकूल नहीं है। 8 मार्च को मनाया जाता है क्या तो 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाते हैं और सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है हम 9 मई को मनाते हैं। TRP का अर्थ क्या है तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर किसी चैनल का TRP कम या ज़्यादा होता है तो इसका प्रभाव सीधे चैनल की कमाई पर पड़ता है। कौन सी विश्व की निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 से जो है भंग हो गया तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना जो है फरवरी 2004 को आइसलैंड में लिखा गया है रेक्चा है ना, रेक्जाविक में हुआ है। यह नार्डिक वामपंथी दलों का गठबंधन है। वाल्कन एलायंस यह सैन्य गठबंधन है। एशियन काउंसिल एशिया परिषद एशिया की प्रमुख चुनौतियों और एशिया के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सतत विस्तृत मंच है के रूप में सेवा करने के लिए 2016 में गठित एक अखिल एशियाई संगठन है। मुख्यालय जो आपका टोक्यो और दोहा है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। शिशु मृत्यु दर से चलता है। देखिए शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या अनुपात 1 वर्ष से कम आयु वाले मृतक शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर है उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर होता है। यह आपका दिया गया है। देखिए मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं में से जितनी महिलाएं प्रसव के समय या गर्भावस्था के समाप्ति के 42 दिनों के भीतर मृत्यु का शिकार हो जाती हैं उसे जो है मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। अशोधित जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में पंजीकरण जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित जन्म दर याद रखिएगा, इस तरीके से आपका निकाला जाता है। शोषित जन्म दर जब अशोधित जन्म दर में 5% यानी उन बच्चों के लिए जो पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए उन्हें जो है अशोधित जन्म दर में जो है शामिल नहीं किया जाता है। जो जोड़ देते हैं उसे जो है शोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित मृत्यु दर किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में मृतकों की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाता है। याद रखिएगा, इस तरीके से निकालते हैं इसको हम। शिशु मृत्यु दर देखिए किसी क्षेत्र में विशेष में 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या यानी शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इस तरीके से आपका ये निकलता है।
बाल मृत्यु दर किसी दिए हुए क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के संदर्भ में 0 से 5 वर्ष के मृत बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। इस तरीके से आपका निकलता है। अगला कि मध्य प्रदेश नेपा नगर में है क्या, तो ये आपको हो जाएगा न्यूज प्रिंट फैक्ट्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम बंगाल टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी आदि। बिहार पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। झारखंड संथाल परगना। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर। भारत में सबसे पहली कागज मिल 1832 में पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। कागज के उद्योग में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे कास्टिक सोडा, एस, सोडियम फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, चूना तथा जल। होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। चीनी उद्योग। भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत 1909 में बिहार में पहली बार चीनी मिल की स्थापना के समय हुआ था। चीनी उद्योग से संबंधित जैसे बिहार मोतिहारी, सुगौली, सासा मूसा, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण। उत्तर प्रदेश देवरिया, भटनी, बुलंदशहर, गोंडा। महाराष्ट्र जो है मंसड, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल बेलडांगा, प्लासी, हावड़ा। पंजाब की बात करते हैं तो हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा जो है आपका जगधारी एवं रोहतक होगा। राजस्थान जो आपका गंगानगर, भोपाल, सागर होगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं सीतापुर, पीठापुरम, विजयवाड़ा एवं साभलकोट। तमिलनाडु जो है अरकाट, मदुरै। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह अयस्क का कारखाना हम देख लेते हैं जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में स्थापित भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना जो 1995 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। दूसरा जो है आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना जो 1955 में उद्घाटन जो 1959 में किया गया। उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था। तीसरा आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना जो 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना लगाया गया। विजयनगर इस्पात संयंत्र, हासपेट, वेलारी जिला कर्नाटक। सूती वस्त्र। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, किंतु यह जो है असफल रहा था। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया, जिससे 1856 में उत्पादन 1856 ईस्वी में जो है उत्पादन प्रारंभ हुआ। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी को उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। आखिरी प्रश्न है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका, तो बौद्धों से संबंधित यानी बौद्धों का है। ये ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। धर्म और धर्म ग्रंथ। हिंदू की बात करते हैं रामायण एवं महाभारत। ईसाई को जो है बाइबिल। इस्लाम का कुरान। सिख की बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। पारसी की बात करते हैं तो जैन अवेस्ता हो जाएगा। यहूदी का आपका तुरा होगा। जैन का जो है कल्पसूत्र और भगवती सूत्र होगा। बौद्ध का आपको जो है त्रिपिटक होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो आपका नोट्स दिया गया है जो अलग अलग सब्जेक्ट का, इसको हम अलग वीडियो में समाप्त करेंगे। वैसे ये जो आपका सेट है मैंने 100 क्वेश्चन का पूरा समाप्त कर दिया है। मैंने कहीं भी डिस्कशन नहीं छोड़ा है, प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको बनाया है। बस आप वीडियो में जितना मेहनत लगा है बस आपको आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी आप देख ही रहे हैं कि डेली हम वीडियो बना ही रहे हैं। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।